नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। और जैसा कि P&L से स्टार्ट कर देता हूं मैं जर्नली। तो आप यहां देख रहे हैं कि अभी पिछले एक दो दिनों में कभी छोटी सी गिरावट रही है, कभी 4,000 कभी 10,000, और आज भी एक शायद 20 से 22,000 तक की गिरावट है पोर्टफोलियो में। तो वो तो अप एंड डाउन चीज़ें चलती रहती हैं, कहीं कुछ सही है, कहीं कुछ गलत है, कहीं किसी के रिजल्ट सही नहीं है, कहीं किसी के रिजल्ट अच्छे हैं। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो यहाँ पे वो पॉइंट ऑफ व्यू कैसे आता है कि सेक्टर वाइज और चीज़ों के वाइज जो क्या करंट अपडेट्स चल रहे हैं, उन सब चीज़ों पे थोड़ा सा एक डिस्कशन वाली बात होती है। तो यहाँ देख सकते हो आप 6 लाख रुपए के करीब की यहाँ पे प्रॉफिट है, और यहाँ पे 10,70,000 का है करीबन, और 35,000 मतलब आप वो जोड़ लीजिए डिविडेंड वगैरह, तो एक तरह से लगभग 17 लाख के आसपास की प्रॉफिट की सिनेरियो आपको दिखाई पड़ रहा है। मार्केट की बात करेंगे तो मार्केट में सिचुएशन, नॉट ओनली द मार्केट, मतलब जो किस तरफ को हमारा जो ग्लोबली सेंटीमेंट्स बैठ रहे हैं उस सब में एक जो सबसे बड़ी डील होने वाली थी, जो कह सकते हैं कि टैरिफ का जो एक कह सकते हैं कि बवंडर पूरा फैला रखा है जो देखा जाए पूरे वर्ल्ड में। तो उससे एक तरह से निगोशिएशन के लेवल पे चीज़ें आ रही थी। और जो स्पेशली हमारा कंट्री इंडिया जो है, एक तो ऑटो सेक्टर जिसमें सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि वर्कफोर्स निकलता है, एम्प्लॉयमेंट निकलता है, और एक दूसरा एग्रीकल्चर है, ठीक है। तो और इन दोनों सेक्टर में जो यूएसए है वो चाहता है कि डील भाई ओपनली लेवल पे आ जाए, सो दैट कि हमारी कंपनीज जो है ओपन ऑफर हो इन सब जगहों पे, कहीं पे कोई भी टैरिफ हो इन सब चीज़ों पे ना हो। हालांकि वो सब निगोशिएशन, और इंडिया नहीं चाहता कि हमारे जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाले जो सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर और जो कह सकते हैं कि ऑटो सेक्टर, तो उन सब में अभी निगोशिएशन का चल रहा है, और इंडिया नहीं चाहता कि हमारी बैकबोन इस मामले में थोड़ी सी भी डिस्टर्ब हो। तो अभी जो डील है वो एक तरह से फिफ्थ राउंड जो इनका डिस्कशन चला, अभी इस बात पे वापस आ रही है टीम इंडिया, जो कि कह सकते हैं कि ट्रेड के बारे में जो चीज़ें डिस्कशन थी, अभी 1 अगस्त से जो डेडलाइन थी वर्ल्ड के कंट्रीज़ पे टैरिफ लगाने वाली बात पे, तो वो इंडिया के लिए रहेगी अभी, मतलब है ठीक है, लेकिन निगोशिएशन चलते रहेंगे। और अभी इस प्रॉमिस के साथ में कि अमेरिका की भी एक टीम जो है इंडिया आएगी, और ये डिस्कशन विल बी कंटिन्यू, बट डेडलाइन दैट विल बी ऑन द 1 अगस्त, ऐसा कहा गया। तो इसका छोटा मोटा असर और ये सब चीज़ें तो को चलती रहेंगी, बट वेल इन ऑल इन ऑल आप इस बात को भी समझ के चलें कि जैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे दिन आती है रात आती है, सुख आता है दुख आता है, लाइक दैट जो कंपनीज का भी होता है, अच्छी कंपनीज की भी बात करो तो उनका भी एक फेज़ आता है। अभी जैसे आपने देखा केमिकल सेक्टर नहीं चल रहा है, या और भी चीज़ें, पहले केमिकल सेक्टर का बूम था, कभी किसी चीज़ का बूम था, कभी जब कोविड वगैरह आया तो फार्मा कंपनीज का बूम था। तो इस तरह से हर चीज़ अपने अपने समय पर चीज़ें आती हैं। अब इधर छोड़ के उधर जाओगे, उधर छोड़ के इधर जाओगे, उस पर ज़्यादा मैटर नहीं करना चाहिए, बशर्ते मैं मानता हूँ कि जो बर्निंग सेक्टर्स होते हैं वहाँ पे ज़रूर आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, चीज़ें समझ के चलनी चाहिए। लेकिन आगे की रणनीति भी किस तरह से बढ़नी चाहिए, उन पे भी हमें थोड़ा समझ के चलना चाहिए। बात करूँगा यहाँ पे ट्रेड डील की, जो 5वें राउंड की ट्रेड डील जो खत्म हुई, वहाँ पे भारत और अमेरिका के बीच में प्रस्तावित द्विपक्षीय वार्ता जो था, 5वें दौर की वार्ता वाशिंगटन में पूरी हो गई है। बातचीत में कृषि, वाहन, स्कॉटमेट और शुल्क रियायतों जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, ठीक है। तो स्पेशली फोकस जो है अमेरिका का कृषि पे और वाहन जो ऑटो सेक्टर है, इन सब चीज़ों पे है। तो भारत ने अमेरिकी कृषि मांगों पर सख्त रुख अपनाया है, अमेरिकी कृषि मांगों पर सख्त रुख अपनाया है, जबकि अमेरिका औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर छूट चाहता है। भारत 26% अतिरिक्त शुल्क हटाने की मांग कर रहा है। वह वार्ता 1 अगस्त की शुल्क निलंबन समय सीमा से पहले ही काफ़ी अहम मानी जा रही है, बट वो पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं पड़ रही है। तो इस तरह से ऐसे समय में जो कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो संशय में होते हैं कि भाई महंगा होगा, लगेगा नहीं लगेगा, क्या होगा 1 अगस्त को। तो क्यों? बिकॉज वो सक्सेसफुल होती, मतलब एक तरह से वो निगोशिएशन लेवल पे अभी टेबल पे ही है। भारत और अमेरिका के बीच में प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर वाशिंगटन में 14 से 17 जुलाई तक चली गई 5 दिवसीय वार्ता पूरी हो चुकी है। भारतीय दल प्रमुख वाणिज्य विभाग के विशेष सचिव राष्ट्रीय अग्रवाल, मतलब जो है ये पूरी टीम वापस आ रही है। क्या अहम है वार्ता में, जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये कहा गया कि इसका कि 1 अगस्त 2025 से पहले वाले अंतरिम व्यापार समझौते के अंतिम रूप देना चाहते हैं। इसका कारण यह है कि अमेरिका द्वारा भारत सहित कई देशों पर 26% का जो टैरिफ लगा हुआ है उसको मतलब निरस्त करने की बात कही गई थी। तो यह डील हो जाती तो बात थी। यह शुल्क अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित किया गया है। अस्थायी रूप से 90 दिनों के लिए इसको स्थगित किया गया था, बट अब जो है वो डेट भी आ गई है। कृषि और वाहन क्षेत्र रहे फोकस में, इसी पे ही थोड़ा सा मामला
अटका हुआ है। वार्ता के दौरान कृषि और ऑटोमोबाइल सेक्टर पर विस्तृत चर्चा हुई। अमेरिका द्वारा डेयरी और कृषि उत्पादों पर शुल्क रियायत की मांग पर भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। भारत के किसान संगठनों ने सरकार से आग्रह किया कि कृषि संबंधी रियायतें इस समझौते में शामिल ना की जाए। ठीक है, ये बात आई। स्कॉटमेट और गैर बाजार अर्थव्यवस्थाएं जो हैं बैठक में, ये इन सब चीज़ों पर भी थोड़ा डिस्कशन हुआ। शुल्क हटाने की भारत की मांग थी, जिस पे उन्होंने जो है भारत ने इस बातचीत में अमेरिका से स्टील, एल्यूमिनियम, ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों पर लगाए गए भारी शुल्क को हटाने की मांग की है। इसके साथ ही भारत ने विश्व व्यापार संगठन नियमों के तहत प्रतिशोधात्मक टैरिफ लगाने का अधिकार सुरक्षित रखा है। कि मतलब अगर देखो चीज़ें नहीं बनेंगी, डील नहीं बनेगी, तो फिर हमें भी समझ के चलना पड़ेगा। भारत की मांगें और अमेरिकी रुचि, अमेरिका का इंटरेस्ट किस साइड में है। ठीक है, भारत चाहता है कि उसके श्रम प्रधान क्षेत्रों, भाई जहाँ पे मेहनत का काम है वो हमारा एम्प्लॉयमेंट है, उन जैसे वस्त्र, गहने, चमड़ा, झींगा, अंगूर, केले और तिलहन पर अमेरिकी बाजार में प्रवेश करने के लिए शुल्क रियायत दी जाए। वहीं अमेरिका इलेक्ट्रिक वाहन, वाइन, डेयरी, मेवे और जीएम फसलों पर रियायत चाहता है। यह बातचीत दोनों देशों के हितों में बीच संतुलन साधने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अंतिम समझौते की संभावना अब आगामी हफ्तों पर टिकी हुई है। ठीक है, तो ये आपने एक चीज़ देखी कि भाई किस तरह की सिचुएशन चल रही है, और जो है ट्रेड डील फाइनल होती अभी नहीं दिखाई पड़ी। दूसरी चीज़ जो बात करेंगे वहाँ पे एक तो जो अपना सेक्टर है डाटा सेंटर, देखो ये फ्यूचर को थोड़ा सा प्रॉस्पेक्ट्स को देख के चीज़ें चलनी चाहिए। अभी जो डाटा सेंटर से रिलेटेड जो कंपनी हैं उसमें अभी जैसे आज रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, लेकिन मेरा मानना इस बात पे किसी कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे ना आए, बशर्ते देखो एक चीज़ से बचे रहना हमेशा कि प्रमोटर्स की जो ईमानदारी होती है उस विज़न को समझना सबसे बड़ी चीज़ जो मार्केट में है। कि कोई भी कंपनी आप देखते हैं, जैसे अभी हाल में अभी वो कौन सी कंपनी थी जिसके प्रोमोटर्स ने पूरा जाल बिछाया और पैसे बनाए और चले गए। ठीक है, तो उसमें बड़े बड़े लोग फंसे, बड़े बड़े फंडामेंटल सही थे, सब चीज़ें सही थी, लेकिन वो लेग पकड़ने की बात कि भाई उन्होंने इधर से बड़े बड़े प्रोमिसेस हैं कि उधर भाई निगोशिएट कर रहे हैं कि भाई उधर से अपने शेयर्स को हटा भी रहे हैं, और यहाँ से जो है कह सकते हैं उसमें भी डाल रहे हैं कि प्लेज करते चले जा रहे हैं शेयरों को, कभी प्लेज छुटा रहे हैं तो उधर ज़्यादा बेच दिया। तो ये डिस्टर्ब और पूरी करने की कोशिश में दिखाया गया चीज़ें, तो उन सब चीज़ों में बचना चाहिए। बशर्ते अगर कोई किसी कंपनी के रिजल्ट थोड़े बहुत ऊपर नीचे आ रहे हैं और जो प्रोमोटर्स द्वारा इस बात को कहा जा रहा है कि भाई इस सेक्टर वाइज चैलेंज है या हमने अपने एक्सपेंसेस को बढ़ाया है। ठीक है, हमारी जो टॉप लाइन है वो ग्रोथ की है रेवेन्यू की, और हमने एक्सपेंसेस को बढ़ाया, जैसे आपने अभी पिछली कंपनी के सॉल्व्स में भी देखा, आपने अभी जो दूसरी कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं जो टैक्स रिलेटेड है उसमें भी आपने कहीं हद तक ये देखा कि टॉप लाइन की ग्रोथ सही थी, बीच में जो है एक्सपेंसेस का लेवल बढ़ा। इवन आप ये देखेंगे कि अभी जो कंपनीज पे बात, जैसे अभी डाटा सेंटर से रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं इंडिया में जो ग्रोथ करने की पूरी संभावना है, जहाँ पे बड़े बड़े L&T, हाउस एंड इन सब लोगों ने भी वो किया, वहाँ ने एकदम नेगेटिव ग्रोथ दी है। जो कुछ है पोजिशनली आप देखो चीज़ों को बुक कर लेने में कहीं कोई बुराई नहीं होती है, अच्छी कंपनीज़ में भी वो शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत कर सकते हो, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि, मेरा मानना है एटलीस्ट, ये मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि दो डीमैट हों और वहाँ पे आप इस तरह की चीज़ें करें, ऐसा मेरा मानना नहीं है। मेरा मानना इस बात पे है कि भाई आपको अपने विज़न को सही तरह से ट्रैक करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, डाटा सेंटर की हम लोग बात कर रहे थे कि जो ये डाटा सेंटर की जो कैपेसिटी है कि इंडिया में जो गीगावाट्स की बात करूँ, अभी देखो डेवलपमेंट तो ऑनलाइन चीज़ें होनी है। इंडिया में जिस तरह का यूथ, जिस तरह का मैन पावर बढ़ता चला जा रहा है, जिस तरह से पॉपुलेशन है, तो ये कंजप्शन तो हर सेक्टर में होने वाला है, हर तरह से होने वाला है। और जिस तरह का ये 2024 में बोला गया था 1.3 गीगावाट्स का जो था वो 5 गीगावाट पे 2030 तक पहुंचने की संभावना है, विद कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्टेड टू रीच 20 to 22 बिलियन ड्यूरिंग द पीरियड अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट जो बात कही गई है। ठीक है, द रिपोर्ट टाइटल डाटा सेंटर्स एंकर्स ऑफ द न्यू एज डिजिटल इकोनॉमी सेड इंडियाज डाटा सेंटर मार्केट इज करेंटली वैल्यूड एट अराउंड $10 बिलियन। देखो स्कोप ढूंढने की ज़रूरत होनी चाहिए। अब आप चाहेंगे कि कोई भी चीज़ जो मतलब जैसे चल रही है और ठीक है मान के चलो उसको यहाँ पे जाके ग्रोथ
मिलनी है, कंपाउंडिंग की ग्रोथ मिलनी है। हमने कहीं यहाँ पे कहीं देखा और हम इस तरह से सोच रहे हैं, देख रहे हैं यार कुछ हो नहीं रहा, उधर उस ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हमें फिर इन सब चीज़ों पे समझ के चलना चाहिए कि फ्यूचरली आपको क्या दिख रहा है। और अगर आप 10 जगहों पे चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, मैं कहता हूँ कि ये भी कहा जाता है, मैंने सुना, कहा जाता है लोगों के द्वारा कि भाई ऐसा नहीं है कि अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ही जानता हूँ, मैं ही पता करता हूँ, मुझे ही मालूम है, दूसरा किसी को नहीं पता, तो ये बात तो तय है कि आपसे बैठे बैठे एक से एक बैठे हुए हैं, कह सकते हैं समझदार, इंटेलिजेंट और हर तरह से हर चीज़ को अपडेट कर रखने वाले। ठीक है, तो वो बच तो नहीं सकता, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर्स हों, चाहे वो डीआईज हों। तो सर फिर तो वैल्यू लेवल पे हम बाय तो नहीं कर पाएंगे। देखो हर चीज़ की वैल्यू अप एंड डाउन होती है। अभी जैसे कल को अगर डिफेंस सेक्टर भागता है तो हम उधर भागने लगते हैं, कल को अगर केमिकल भागता है तो हम उधर भागने लगते हैं, कल को अगर जो है रेलवे भागता है तो अरे यार मैंने वहाँ नहीं देखा, कल को अगर टेक्नोलॉजी टेक शेयर्स भागते हैं तो वहाँ भागने लगते हैं। इस भागम भाग में भागिए, बट भागिए क्या कि आपको आपका हिसाब किताब छोटे टाइम फ्रेम में दिखाई पड़ गया है। तो जो मैंने आपको कहा है, अपने दूसरे चैनल्स में भी बोला है कि जो उसको बोलते हैं क्या कि भाई आप अपने रिस्क एपेटाइट को कमाना, वो थोड़ा बहुत करके चलिए। वहाँ पे आपको काफ़ी जगह रिग्रेट तो देखो होगा, बहुत जगह रिग्रेट इस बात का रहेगा कि भाई देखो मेरे को अगर मैं यहाँ ना निकलता, वहाँ निकलता तो बनता, वहाँ निकलता तो ज़्यादा बनता, यहाँ कम बना, या यहाँ से वहाँ। भाई आप अपने रिस्क एपेटाइट को कमाते हुए बढ़िए। अगर आपका टारगेट इस बात को लेके है कि भाई मेरे को इतने तक ही कैपेसिटी इस साल में करनी है अपने अंदर, वो मुझे करनी, उसके लिए एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं। मार्केट मौका देगा, समय मौका देगा, पूरे 365 दिन है, उसमें से जो भी ट्रेडिंग डेज हैं, यानी जो भी है, मैं ये नहीं कह रहा पोजिशनल ट्रेड करिए और स्विंग ट्रेड करिए, नहीं, आपको अपनी बढ़िया बेहतरीन कंपनीज में मौका मिलेगा। और बहुत सारी जगहों पे आप जहां अपने टारगेट्स के लेवल पे चीज़ों को बुक भी कर लेंगे, वहां से भी लगेगा यार देखो यहाँ से इन्होंने बेच दिया, यहाँ से तो ये और रॉकेट बन गया। कोई बात नहीं, आपको अपना टारगेट अचीव करना है, अपने रिस्क एपेटाइट को, भाई मेरे को अगर ये लगता है कि मेरे को 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए तक पहुंचना है, तो उन सब चीज़ों पे हम सोच के आगे बढ़ सकते हैं और उस हिसाब से फिर आप उस पैसे को री इन्वेस्ट करके और मार्केट में आगे बढ़ सकते हैं। अभी जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं ज़्यादा शेयर्स के बारे में बात नहीं करना चाहता हूं क्योंकि चीज़ें ये सब बैंड है। तो जनरली आप लोगों के समक्ष में जो लेके आता हूं, जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं, कि भाई अगर मैं जैसे नाउ अडेज अभी आपने देखा कि 17 लाख के आसपास का प्रॉफिट दिखाई पड़ता है आपको, जो PL&L स्टेटमेंट में। अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, लिंक से डिस्क्रिप्शन में जुड़ सकते हो, कोई चार्जेस नहीं, कहीं कुछ नहीं, एक अच्छा हेल्दी डिस्कशन होता है वहाँ पे। तो वहाँ आप ये देखते हैं कि 55 महीनों में 1 लाख से चालू किया, और अगर मैंने लगभग 30 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट, 30-30 लाख, मैं 30 लाख कुछ हज़ार, अगर आप कहोगे नहीं सर पहले तो आपने ज़्यादा बताया था, 31 लाख कुछ बताया था, तो प्रॉफिट बुक करके मेरा वो सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है, वापस मतलब निकला हुआ, वो मार्केट से निकल के उधर है, तो वो वापस अभी री इन्वेस्ट नहीं हुआ है वो पैसा। तो उसको आप, इसीलिए तो मैं लगभग 30-30.5 लाख की बात करता हूँ, लगभग 17 लाख के आसपास का मान लो प्रॉफिट कहा जाए 55 महीनों में, जैसे मैंने काफ़ी ऊपर भी देखा, नीचे भी देखा, सब तरह से देखा। तो वहाँ पे आप अपने 17 लाख के प्रॉफिट्स में मैं लगभग 10-11 लाख के आसपास का बुक किया, तो वो मेरा रिस्क एपेटाइट है, अर्नड द रिस्क एपेटाइट। हो सकता है उस 11 का अगर वो बना रहता तो 11 के हो सकता 15 होता, 18 होता, बट वो रिस्क एपेटाइट कमा के भी आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि मैंने अपना हर शेयर या हर जो बाइंग था वो मैंने सेल आउट कर दिया। तो वो सब चीज़ें में हमें समझ के चलना है। E2E को मैंने जैसे प्रॉफिट बुक किए, या कहीं अच्छी कंपनीज में, ऐसी भी बहुत सारी कंपनीज रही जहाँ पे मैं अगर प्रॉफिट बुक नहीं करता तो वो काफ़ी ऊपर जाती है, लेकिन ऐसी भी बहुत सारी कंपनीज रही हैं जहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक नहीं करता तो वो नीचे भी गई हैं। तो लेकिन आपको सेक्टर वाइज, कंपनी वाइज, प्रोमोटर वाइज और जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है, उन सब चीज़ों को जरूर समझ के चलना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने जैसे आपसे डाटा सेंटर की बात करी, डाटा सेंटर से रिलेटेड मैं चाहता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग डिस्कस करिए कि कौन सी कंपनीज हैं, रेलवे सेक्टर से कौन कौन सी कंपनीज जो वैल्यूएशन वाइज आपको सही दिखाई पड़ रही एज ऑन डेट। अब कल को रेलवे सेक्टर का कोई शेयर भागता है, अरे यार मैं चूक गया, मौका आज वो दे रहा होगा, डाटा सेंटर कोई शेयर आज मौका दे रहा होगा। अगर नेगेटिव रिजल्ट आए हैं किसी कंपनी के, क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्यों आए हैं, उसके कौन कौन को पढ़िए, समझिए कि क्या। और मुझे लगता है कि प्रोमोटर्स ने इस बात को कहा था। इसका मतलब ये नहीं है कि जाके हम लोग क्या सोचते हैं कि यार ये बात निकल के आई है, ये स्टडी होके आई है, ये चीज़ें आई हैं, अब पूरा का मैं सबसे शाणा आदमी और मैं पूरा का पूरा कैपिटल यहाँ लगा दूंगा, उसमें आप ट्रैप्ड हो जाएंगे। ठीक है, कितना भी अच्छे से अच्छा शेयर हो, कितने भी अच्छे से, अपने रिस्क एपेटाइट से
कमा के और आगे फिर डाइवर्सिफाई करिए। वहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत कम कमाएंगे, लेकिन आप एक हेल्दी ग्रोथ के साथ में पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ करते हुए आगे बढ़ेंगे। और कंपाउंडिंग तो बाद में होती ही है, वो होगी ही होगी। ठीक है, तो जहाँ तक मैं डाटा सेंटर की बात करूँ तो उस पर रिसर्च करने, कल तक जो शेयर सबसे अच्छा लगता था, आज उसने अगर नेगेटिव रिजल्ट्स दे दिए तो क्यों दे दिए, क्या वो अपॉर्चुनिटी है, क्या उसके गिरने से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्या वहाँ पे जाके और हम देख सकते हैं वैल्यूएशंस को, ऐसे केबल सेक्टर हो, ऐसे कोई और हो। तो मैं डाटा सेंटर्स की बात कर रहा हूँ कि ये सेक्टर वाइज कितना ग्रोथ पॉसिबल है। अभी मैंने जैसे पिछले उसमें सेमीकंडक्टर की बात की थी, किसी शेयर के बारे में बात नहीं करी थी, तो वहाँ पॉसिबिलिटीज़ कितनी क्या कुछ हैं, तो वो हमें, और कोई भी कंपनी हमने पढ़ ली है तो उसका इसका मतलब ये नहीं है कि बस वो हो गया, लॉक हो गया, नहीं, उसको बार बार अपडेट्स लेते रहने चाहिए, डिस्कस करते रहने चाहिए, और हमारे प्लेटफॉर्म पर हम लोग वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि भाई डाटा सेंटर वाइज ये चीज़ें बढ़ेंगी। अब द रिपोर्ट टाइटल डाटा सेंटर एंकर्स ऑफ द न्यू एज डिजिटल इकोनॉमी सेड इंडियाज डाटा सेंटर मार्केट इज करंटली वैल्यूड एट अराउंड $10 billion, ग्रोइंग एट ए कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 25%। 25% CAGR से जो है ये सेक्टर ग्रोथ की बात कर रहे हैं विद इन द इंडिया। तो सोचो ये कंपनियां कम से कम नहीं तो जो है आपको इसका डबल या 30-35% का ग्रोथ का पोटेंशियल रखते हुए दिखाई पड़ता है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन स्टैंड्स एट 85%। ठीक है, इंडिया रैंक्स 14th ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ डाटा सेंटर्स एंड इज सेकेंड फास्ट, ध्यान देना इस बात पे, सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट इन द एशिया पैसिफिक रीजन। द कंट्रीज कैपिटल कॉस्ट ऑफ डाटा सेंटर डेवलपमेंट इज अमॉन्ग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड एट $5.5 million पर मेगावाट। अब आप ये चीजें हैं, ये इंडिया को आगे लेके जाता है। ठीक है, कि $5.5 million का ही खर्चा आ रहा है पर मेगावाट जो कैपेसिटी डाटा सेंटर को डेवलप करने में लगती है। द रिपोर्ट नोटेड इन्वेस्टर्स interest remains strong with more than $10 billion worth of data center transactions announced by players such as Blackstone, Brookfield, Kotak and ADIA. ठीक है, तो इंडियाज डीसी लैंडस्केप इज सेट फॉर ए transformative shift as investors appetite strengthens and policy tailwinds support expansion. We expect capital outlay of $20 to $22 billion through 2030. तो ये आंकड़ों पे आप सोचिए। अच्छा सर, आप कहो सर कोई कंपनी क्यों नहीं बोल देते हो? भाई कंपनी हम नहीं बोल सकते, ठीक है, हमने सेक्टर बारे में बात की, हमने अब यही चीज़ तो है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कशन का प्लेटफॉर्म अवेलेबल करा रखा है, वहाँ पे कुछ ज्ञान हमें है, कुछ ज्ञान तुम्हें है, कुछ ज्ञान उन्हें है, वहाँ पे एक डिस्कशन निकल के आता है ईमानदारी के साथ में। और दूसरी चीज़ है ये समझ लेना कि नहीं यार मुझे ही सब कुछ आता है, बस समझ लो उसी दिन पतन चालू हो गया। आप हो सकता है कभी कुछ चीज़ें शॉर्ट टर्म से चीज़ों को करें, लेकिन विजनरी होना बहुत ज़रूरी है, आपको समझना बहुत ज़रूरी है, आपको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि आपके ग्रुप का एक छोटे से छोटा बंदा भी आपको कुछ एक अच्छी अपडेट दे सकता है उस प्लेटफॉर्म पे, एंड देन वी कैन एबल टू टेक अ कंक्लूसिव कह सकते हैं कि आउटपुट, और दैट आउटपुट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर आवर फुल फैमिली, जो कि हमारी है फोकसिंग फ्यूचर फैमिली। तो ये है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई शेयर का वो नहीं है, बट दैट प्लेटफॉर्म इज प्लेज अ वाइटर रोल, जिसको हम चाहें तो काफ़ी हाईएस्ट लेवल पे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ वो जो वर्क फोर्स अवेलेबल है हमारे सबकी, हम सबकी, तो वहाँ पे जब हम डिस्कस करते हैं, चीज़ें समझते हैं, देखते हैं एक दूसरे के साथ में, मैं फुल टाइम नहीं दे पाता हूँ अभी, लेकिन तब जाके चीज़ें निकल के आती हैं। The report highlights that the data center value chain spans across land acquisition, power and connectivity infrastructure, construction and engineering, IT and cooling hardware, software and systems and operations and maintenance. इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है भाई डाटा सेंटर को बनाने में, करने में और आगे बढ़ाने में। India's largest cities like Mumbai, Chennai, Delhi, NCR and Bangalore remain the major data center hubs, while Tier 2 cities like Ahmedabad, Lucknow, Kochi and Visakhapatnam are the emerging as alternative locations driven by 5G rollout and low latency processing needs. The report identifies ST Telemedia, NTT, Adani, Connex, Webworks, Yota and Sifi as leading developers alongside global
एंट्रेंट सच एज द डिजिटल रियलिटी, कैपिटल एंड लैंड, ये सब जो है प्रोमिनेंट रिसेंट जो है इसमें आप देख सकते हो। 1 बिलियन एक्सपेंशन आयरन माउंटेन्स, फुल एक्विजिशन ऑफ द वेब वर्क्स एंड द ब्लैक रॉक पंचशील रियलिटी, ये सब चीज़ें जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है इंडिया में, कहाँ कहाँ पे कौन कौन चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो वो सेक्टर के बारे में पूरा बताया हुआ है, कहाँ कहाँ पे किस किस जगह पे हाइपर स्केल लेवल पे डाटा सेंटर डेवलप किए जा रहे हैं। 45% ऑफ द रेवेन्यू फॉलोड बाय द co-location of at 35% and managed services at 20%. India's policy environment for data center includes the 2020 data center policy draft and the 2022 infrastructure status recognition, which have improved access to the capitals. States such like as Maharashtra, Tamil Nadu and Karnataka offer special incentives including subsidized land power, stamp duty exemptions and single window clearances. ठीक है, तो ये इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए जब गवर्नमेंट, और ये जानते हैं आप कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड द कर्नाटका किस तरह के स्टेट्स हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं और अग्रणी क्यों रहते हैं। आज भी ये स्टेट्स इस सेक्टर में अपने जो सब्सिडाइज्ड रेट पे देने के लिए लैंड पावर, स्टैम्प ड्यूटी एग्जाम्पशंस क्यों दे रहे हैं, सिंगल विंडो क्लियरेंस। तो आप क्यों नहीं सोच सकते हैं कि भाई इस सेक्टर से रिलेटेड चीज़ों में मुझे स्टडी बढ़ानी है, इसी से क्लियरेंस होता है। हम कहते हैं कि यार हमारा स्टेट आगे नहीं बढ़ रहा, हमारा स्टेट आगे नहीं बढ़ रहा, तो इस तरह से फर्स्ट आप जो किसी चीज़ों को आगे बढ़ के करते हैं और तब जाके चीज़ें बन निकल के आती हैं। एनर्जी डिमांड फ्रॉम द डाटा सेंटर इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट 30% एनुअली। द रिपोर्ट सेड ग्रीन डाटा सेंटर्स एंड AI लेड एनर्जी मैनेजमेंट विल प्ले एन इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट रोल इन द सेगमेंट ग्रोथ। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि भाई किस तरह का सिचुएशन होने वाला है। इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू क्रॉस $1 ट्रिलियन by 2030 and the report notes that the data center will remain critical to supporting demand from AI, 5G, Internet of Things, financial services, e-commerce, health tech and the government digital services। मतलब जितनी डिमांड है उस लेवल पे इंडिया जो है कि डाटा सेंटर के पास में इतना होगा काम कि भाई वो वहाँ की डिमांड रिक्वायरमेंट होगी। तो आज पैसा लगेगा तब जाके चीज़ें बढ़ती हैं। तो ये सब चीज़ें आप समझ सकते हो, ये आर्टिकल लेके आए आप लोगों के समक्ष में। और दूसरा अभी एक सोलर कंपनी जो अपने जैसे बोलते हैं ना, किसी शेयर के रिजल्ट्स बहुत बढ़िया है लेकिन उस शेयर ने परफॉर्मेंस भी दिया, उसके बाद वो गिर गया। अरे भाई वो गिर गया, उसके पीछे रीज़न समझो। अभी जैसे जो कंपनी है अपनी सोलर सेक्टर वाली जिसमें इन्वेस्टमेंट एक अच्छा खासा है वहाँ पे भाई उसका एक प्रोजेक्ट अगर कैंसिल हुआ है किसी रीज़न की वजह से, तो उसकी वजह से कंपनी खत्म नहीं होगी, उसकी ईमानदारी खत्म नहीं होगी, उसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स खत्म नहीं हो गया। ठीक है, वो एक ड्रॉबैक हो सकता है, उसकी वजह से अगर गिरावट है दैट इज़ अ मौका, चांस होता है। तो कभी कभी कोई कोई शेयर आपको बहुत लंबे समय तक मौका देता रहता है। यू शुड बाइंग स्टडीज अपना सोच सकते हैं। तो धीरे 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 करके तभी जाके आपका घड़ा बूंद बूंद से सागर भरे। ठीक है, तो विद दीज वर्ड्स मैं चाहता हूँ प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, मुझे लगता है कि आप लोग सपोर्ट करिए थोड़ा सा। विद दीज वर्ड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।